बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं जी। माली साल 2023-2024 का वफाकी बजट आज वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब ने पेश कर दिया है। बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस थी इस बजट को लेके। जो सबसे बड़ा मामला जिसको बार बार सामने रखा जा रहा था, जब IMF के साथ भी हमारे मामलात कहीं तय नहीं पा रहे थे, तो यही कहा जा रहा था कि ये हुकूमत इंतखाबी बजट पेश करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को रिलीफ देने की कोशिश करेगी, क्योंकि जब से PDM की हुकूमत और पीपल्स पार्टी हुकूमत में आए हैं तब से ना तो महंगाई कम हुई बल्कि अपने रिकॉर्ड तोड़े महंगाई ने। इसी तरीके से जितने भी मुआशी अहदाफ थे पिछले साल के, कोई भी हदफ मौजूदा हुकूमत पूरा नहीं कर सकी। तो आज कितना रिलीफ था, कुछ उसका जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। जो अहम ऐलानात थे जिसका सबसे ज़्यादा लोगों को इंतज़ार होता है, वो सैलरीड क्लास जो है वो सरकारी मुलाजमीन को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, क्योंकि ये रूमर्स थी कि ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की बात होगी। और काफ़ी देर कैबिनेट जब अप्रूव करी थी इस मुजवज़ा बजट को, तो उस वक्त भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इसहाक़ डार साहब के दरमियान इस पर काफ़ी बहस हुई। बहरहाल जी, 1 से 16 ग्रेड के सरकारी जो अफसरान हैं, जितने भी मुलाजमीन हैं, उनको 35% एडॉक रिलीफ दिया गया। एडॉक का मतलब ये होगा कि ये 1 साल भी रह सकता है, 2 साल भी, और जब हुकूमत समझेगी कि अब मईशत संभल गई है तो हो सकता है कि इसको वापस भी ले लिया जाए। इसी तरीके से जो ग्रेड 17 से 22 तक के सरकारी मुलाजमीन और अफसरान हैं, वैसे तो अफसर ही होते हैं सारे, तो उनके लिए जो है वो 30% एडॉक रिलीफ दिया गया है। इसी तरीके से जो माशी शरह नमू है 3.5% रहने का तखमीना लगाया गया है। बजट खसारा जो है वो 6.54% है। जो अगले माली साल के लिए बरामदात का हदफ तय किया गया है वो $30 अरब, जबकि तरसीलात ज़र का हदफ $33 अरब रखा गया है। कोई नया टैक्स हुकूमत ने ना लगाने का फ़ैसला किया है, लेकिन टैक्स नेट में लोगों को लाने के लिए कुछ इक़दामात का वज़ीर ख़जाना ने जो है वो ऐलान किया है। बिलखुसूस जो नॉन फाइलर्स हैं उनको फाइलर बनाने के लिए कुछ स्टेप्स लेने की बात की गई है। और जितना भी टैक्सेशन के मद में जो फ़ैसले लिए गए हैं उसका जो उससे जो नतीजा अखज़ करना चाहती है, हासिल करना चाहती है हुकूमत, वो ये है कि जो आपकी डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है और जो टैक्स नेट है वो बढ़ जाए। इसी तरह से जो नॉन टैक्स महसूलात हैं 2,963 अरब रुपए की होंगी। वफाकी हुकूमत की जो कुल आमदन है वो 6,887 अरब रुपए होगी, और कुल अखराजात का जो तखमीना है वो 14,660 अरब रुपए है, जिसमें अगर हम PSDP यानी कि तरक्याती जो मंसूबे हैं उस फ़ंड की अगर हम बात करें जो रखा गया है बजट, उसके लिए 950 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। इसी तरीके से कुछ जो सेक्टर्स हैं उसके लिए भी खुसूसी इक़दामात हैं। IT सेक्टर्स को किस तरीके से फ़रोग़ देना है, IT सेक्टर में जो बिज़नेस करने वाले लोग हैं, बिलखुसूस नौजवानों को कैसे उसमें अट्रैक्ट करना है। SMEs का दर्जा उसको दिया गया है, क्योंकि SMEs पर एक ख़ास एग्जेम्पशंस होती हैं, तो उनसे फ़ायदा उठाया जाएगा। इसी तरीके से अगर मुल्क के दिफा के लिए 1804 अरब रुपए, सिविल इंतज़ामिया के अखराजात के लिए 714 अरब रुपए मुहैया किए जाएंगे। जो पेंशन है उसमें 17.5% का इजाफ़ा किया गया है। कम से कम उजरत, ये भी एक आम शख्स से, आम जो लोग हैं, मज़दूर तबका से जुड़ा हुआ मामला है, तो कम से कम उजरत 30,000 रुपये मुकर्रर की गई है। पेंशन की मद में 761 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सब्सिडीज़ भी हैं, और जो सब्सिडीज़ हैं वो एक बहुत बड़ा एक इशू रहा है, चाहे वो IMF के साथ मामलात हों या वैसे भी हमारी मईशत की लीकेजेस की जब बात की जाती है और कहा जाता है कि हम इतनी बड़ी अमाउंट में सब्सिडी देते हैं, आखिर वो क्यों देते हैं। तो बिजली, गैस और दीगर शोबाजात के लिए 1,074 अरब रुपए की सब्सिडी जो है वो रकम उसकी रखी गई है। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में जमशुदा अजला, BISP बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, HEC, रेलवेज़ और दीगर महकमों के लिए 1464 अरब रुपए की ग्रांट मुख्तस की गई है। ये कुछ सीधा नुकात हैं जी। इसके अलावा जो BISP में हमने देखा था कि पिछले दिनों एक सप्लीमेंट्री ग्रांट के ज़रिए भी उसका जो फ़ंड था उसको बढ़ाया गया है। तो दावा जो कर रही है हुकूमत और जो वज़ीर ख़जाना है वो यही कर रहे हैं जी कि ये इंतखाबी बजट नहीं, ये तरक्याती बजट है और हमने सियासत नहीं, इस वक्त हम रियासत को देख रहे हैं
इस तरीके से ही हमने ये भी देखा था कि वज़ीर ख़जाना की तकरीर से पहले जब कैबिनेट का इजलास था तो शहबाज शरीफ साहब ने भी वहाँ पे गुफ्तगू की थी और उन्होंने ये भी कहा कि IMF के MD से उनकी बात हुई है और वर्बल उनके पास कमिटमेंट भी है। तो कुछ ये चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही वज़ीर ख़जाना साहब ने अपनी तकरीर मुकम्मल की, एक तवील तकरीर थी, काफ़ी डिटेल में तमाम सेक्टर्स में जो इनिशिएटिव्स हुकूमत लेने जा रही है, जो मरात हैं, जो एग्जेम्पशंस हैं, कुछ टैक्सेशन जो हैं वो कम हुई हैं, कुछ जो टैक्सेस हैं उनमें कहीं ना कहीं इजाफा हुआ है, जो रिच हमारी आबादी का कुछ हिस्सा है जो बहुत महंगे मलबूसात बैग्स वो ख़रीदते हैं उनके ऊपर कुछ टैक्सेशन में इजाफा हुआ है। तो जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन है आज के इस जो बजट पेश हुआ है मुजवज़ा, उसके लिए हमने आज दावत दी है जी डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब को। मुल्क के रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं, SDPI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, ज़फ़र मोतीवाला साहब अनदर रिनाउंड बिज़नेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने वाली शख्सियत। हमारे साथ मौजूद होंगे अजमल बलोच साहब जो कि सदर अंजुमन ताजरान पाकिस्तान, और दूसरे हिस्से में एहसन मलिक साहब हमें ज्वाइन करेंगे जो कि रियल एस्टेट एक्सपर्ट होंगे। आबिद सुलैरी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। अब हुकूमत ने ये कहा कि हम कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे, लेकिन टैक्स नेट में इजाफा करने के लिए कुछ इक़दामात का जो ऐलान किया वज़ीर ख़जाना साहब ने। और ओवरऑल अगर मैं बजट आपसे पूछूं तो आपके ख़्याल में जिस तरह का मुआशी सिनेरियो पाकिस्तान को दरपेश है उसमें ये कुछ थोड़ा सा एम्बिशियस बजट है, या आपको लगता है कि नहीं ये रियलिस्टिकली ये पॉसिबल है जो आज एक बजट दस्तावेज़ हमारे सामने आई है? तंजीला, मुआशी से ज़्यादा अगर मैं इसको सियासी सिनेरियो में देखूँ तो मेरा ख्याल है कि PDM कोलिशन जो है ये अपनी मुश्किलात इलेक्शन के बाद थोड़ी कम कर सकता था अगर वो डेफिसिट इतना ज़्यादा इसमें ना होता। ये बहुत क्लियर होता चला जा रहा है कि PDM को PTI की तरफ से उस तरह की अब कंटेस्ट नहीं मिलेगा इलेक्शन में कि PTI हुकूमत बना सके। तो इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि PDM कोलिशन में ही कोई जमात होगी जो कि अगली वफाकी हुकूमत लीड कर रही होगी। तो इस वक्त अगर जो मौजूदा बजट को मैं देखता हूँ, जो वफाकी महसूलात हैं वो तो मुश्किल से आपके सर्विस जो डेट सर्विसिंग है, सूद की अदायगी, उसको भी पूरा नहीं करते। उसको पूरा करने के लिए भी कम से कम 300-350 अरब रुपए के जो कर्जा है वो चाहिए होगा। उसके बाद फिर आपको दफा की जो जरूरियात है उन पर भी कम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। उसके लिए 1804 बिलियन कर्जा लेना पड़ेगा। फिर जो हम पेंशन पे एक से ज्यादा मरतबा हम कहते चले आए SDPI की तरफ से कि ये एक अफरेद बनने वाला है। ये फर्स्ट टाइम है कि वफाकी पेंशन जो है ये वफाक की तनख्वाहों से बढ़ गई हैं। तनख्वाहें जो है, अगर आप तनख्वाहों को देखते हैं इस बजट डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक तो तनख्वाहें 714 अरब है और पेंशन जो है ये 761 अरब रुपए की हो गई है। और ये भी कर्जा लेके देनी है और ये सारा कुछ अपनी जगह। उसके बाद फिर 224 अरब रुपए का तरक्याती प्रोग्राम और सब्सिडीज और ग्रांट्स, यानी आप अपने लिए मुश्किलात का ढेर इकट्ठा करते चले जा रहे हैं। टोटल आपका जब दिन 1 जुलाई को साल शुरू होगा तो आपके पास समझे 68 रुपए आपकी जेब में है और उसके बाद आपको 75 रुपए और कर्जा लेना है ताकि आपके ये सारे जो मामलात हैं ये चल सके। तो आपको लग रहा है कि ये ज्यादा सियासी बजट है? और वैसे आज नहीं, शायद इससे ज्यादा बुरा हो सकता था। ये नहीं मैं कह रहा कि ये प्योर सियासी बजट है, ये इससे कहीं ज्यादा बुरा हो सकता था, लेकिन इसको अच्छा किया जा सकता था। मैं इसको सियासी से भी मैं ये क्या समझती हूँ, मोतीवाला साहब को भी शामिल कर लेते गुफ्तगू में। मोतीवाला साहब, आपके जो वीडियो है उसमें लाइट ज़रा कम है, अगर आप वो थोड़ी सी फिक्स कर लें तो लेकिन हम आपसे बात अभी कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि इंतखाबी बजट की स्पेकुलेशंस थी बहुत ज़्यादा कि जितना भी रिलीफ देने की कोशिश की जाएगी, इसी वजह से शायद IMF को भी ऑन बोर्ड नहीं किया गया, ये एक दावा किया जा रहा था। आपको भी आज बजट के बारे में सुन के जितने ऐलानात हुए हैं, नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा, बहुत सारे रिलीफ मिले हैं, इसी तरीके से टैक्स में भी बहुत सारी छूट जो पहले से थी उसको बढ़ा दिया गया मुख्तलिफ सेक्टर्स के लिए, तो आपको भी लगा कि इंतखाबी बजट है? देखिए, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, आवाज़ आ रही है। यहाँ पर हमारे एरिया में लाइट चली गई है और मैं उसका बैटरी का इंतज़ार कर रहा हूँ। जो बैटरियाँ पर खाम माल पर उसके स्पेयर का जो सस्ता हट होगी तो उसके बाद मैं बैटरी लूंगा अपने जनरेटर्स की। ठीक हो गया, डन हो गया।
नंबर वन। नंबर टू ये कि अपना हालात ये है कि आपकी जेब में पैसे नहीं है और आप ऐसे अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं कि जैसे आपका खजाना भरा हुआ हो। तो वो जो है इसका मसला ये आ रहा है कि ये बजट ऐसे बजट होते जिसमें आपके पास रकम नहीं है और आप हर एक को मराद दे रहे हो, मराद दे रहे हो, मराद दे रहे हो। उसको भरोगे कैसे? वो कमिटमेंट पूरी करोगे कैसे? दूसरी तरफ जब आईएमएफ के सामने ये बजट जाएगा तो वो आपको देखे कि क्या क्या मसले उसमें आएंगे, क्योंकि वो तो कहेगा कि अब ये तो तुमने जो सब मराद दिए हैं इसकी कर्जा क्या हमसे ही लोगे? और फिर वही टसल रसल शुरू होगी। अब देखिए कि हम लोगों को सबको पता है कि 10 रुपये लेवी बढ़ाकर पेट्रोल पर ये पेंशन को हैंडल करेंगे। तो पेंशन को हैंडल करने के लिए ये एक आपके सर पर आ गई है। अच्छा, वही जो 12 को 15 करें और 12 को 18 लेकिन करें, लेकिन 15 को लेकिन 15। मोतीवाला साहब, जो आप कह रहे हैं कि अब जाहिर है बहुत सारे तबकात को पहले से इतनी सारी मराहत हैं, टैक्स मराहत हैं, सब्सिडीज़ हैं, बेल आउट पैकेजेस हैं। अब ये जो 14 महीने वाली हुकूमत है ये सारा कुछ फिक्स नहीं कर सकती। अगर उनसे ये हम एक्सपेक्ट करें कि अभी ये फिक्स कर दें, माजी में भी ये लोग हुकूमत में रहे, लेकिन यू थिंक कि कुछ कहीं कुछ सोल्यूशन बेस्ड भी कुछ स्टेप्स हैं इस बजट स्पीच में? भाई तो इन्होंने तो और ज्यादा के एग्रीकल्चर को हम ये दे देंगे ना, 50,000 ट्यूबवेल सोलर पर कर देंगे। ये सोलर के सब सामान आ रहा है जो बैटरिया वैटरिया और प्लेट्स और वो फ्री कर देंगे। फिर आईटी के लिए भी दिए मरा। अच्छा, पैसे ऐसे बोल रहे हैं कि धनाधन, अगर नोट भी स्पीड से छप नहीं सकते। सिक्योरिटी पेपर के पास इतना पेपर ही नहीं होगा जितनी स्पीड में इन्होंने बताया है। और दूसरा ये अब जब आपके ऐसे आएगा कि भाई ये और खर्चे बढ़े हैं और ये खर्चे करने हैं, तो आपके पास उसकी कोई पॉसिबिलिटी तो हो। अभी एफबीआर जब निकलेगी तो देखिएगी कि जो जो इंडस्ट्रियों से इनको कमाई थी, जो टैक्स भर रही थी, वो तकलीफ में ठीक है। आप सुलैरी साहब, कहाँ ठीक है, मोतीवाला साहब कह रहे हैं कि पैसे हैं नहीं और आपने इतनी सारी मराहत का ऐलान कर दिया। क्या कहीं से कोई एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज हैं? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं से कुछ आ रहा होगा? पाकिस्तान को कुछ एक्सटर्नल गारंटीज की बात हो रही थी। डू यू थिंक कि पाकिस्तान के पास पैसे आएंगे? मेरा ख्याल है मैं और मोतीवाला साहब एक ही बात कर रहे हैं कि अगर आपकी जेब में पैसे नहीं है तो फिर आप इतना खर्चा करके उसके बाद अपनी ज़िंदगी क्यों मुश्किल में डाल रहे हैं, जबकि आपको काफ़ी हद तक ये इस वक्त मंजरनामा सामने आ रहा है कि ये बाद में सारा मुआशी मसला आप ही को आके रिजॉल्व करना है। अगर तो ये होता ना कि जी ये सारा बजट देना इसकी मजबूरी थी, इलेक्शन में बहुत टफ फाइट होगी उसकी तरफ से, अपोजिशन की तरफ से, और फिलहाल वोटर्स को खुश करना और फिर देखी जाएगी जो जीते। लेकिन जब आपको लग रहा है कि जो इस वक्त सियासी मंजरनामा बन रहा है इसमें अपोजिशन, ये आपस में तो शायद इनका कंटेस्ट होगा पीपल्स पार्टी का और पीएमएलएन का, और जो भी कोई नए अगर कुछ प्लेयर सामने आते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये पीडीएम के कोई ना कोई होंगे जो कि इसको लीड कर रहे होंगे। ये बड़ा वैलिड पॉइंट है, लेकिन इसके अलावा ऑप्शंस क्या है? मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर ये क्योंकि जो वो इस्लाहात की कहानी तो बड़ी लंबी कहानी है, वो तो शुरू नहीं हो रही। तनख्वाहें तो चले कुछ हो गया ना। अभी मैंने एक थोड़ा ट्वीट किया, एनुअल डेवलपमेंट प्लान को मैं देख रहा था। अब एनुअल डेवलपमेंट प्लान जो पंजाब का था, पिछले पूरे साल का जो पंजाब ने दिया खर्च किया, तो पूरे साल में उन्होंने खर्च किया 706 अरब रुपए। अब पंजाब का जो प्रपोज्ड एनुअल डेवलपमेंट प्लान 4 महीने का है वो है 426 अरब रुपए। आप 426 को 4 महीने को मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो ये जो वफाक का पीएसडीपी है उससे भी 300 अरब रुपए ज्यादा है। यानी का खौफ करें कि भाई पंजाब 4 महीने में 426 अरब रुपए के तरक्याती अखराजात अगर कर जाता है तो वो तो चले इलेक्शन में फिर देखी जाएगी कौन जीतता है कौन वहां पे हारता है, लेकिन उसके बाद वफाक को जो खमियाजा भुगतना पड़ेगा उसका क्या बनेगा। इसी तरह से अगर आप केपी को देख ले तो केपी का भी चूंकि 3 महीने का बजट है तो 3 महीने का जो प्रपोज एनुअल डेवलपमेंट प्लान है वो पिछले साल से डबल हो जाता है अगर आप उसको एक साल पे एक्स्ट्रापोलेट करें। तो मुझे ये लग रहा है कि इलेक्शन के बाद ये नंबर्स जो है ये डाउनवर्ड रिवाइज होंगे। जैसे पिछला बजट जो था बहुत अच्छा बजट पेश किया था मिफ्ता साहब ने, लेकिन वो 3 दफा चेंज हुआ चूंकि आईएमएफ ने फौरी तौर पे अपने कंसर्न्स का इजहार कर दिया था। तो इसी तरीके से ये बजट जो है ये भी लेकिन ये लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग कि माजी में हम कहते थे कि दूसरे जो हैं वो कोई
जो सुरंग है या खंदक है वो खोद के चले गए। आप ये कह रहे हैं अपने लिए ही खोद रहे हैं, अपना ही कोई ना कोई इनका जो हुकूमत का हिस्सा वो इससे निपटेगा। मैं एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी अजमल बलोच साहब भी हमारे स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद होंगे थोड़ी देर में, और डॉक्टर साहब से हमने कुछ वक्त लिया हुआ है, सो पहले हम डॉक्टर साहब की तरफ जाएंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मोतीवाला साहब, आपके ख्याल में क्या अच्छे इनिशिएटिव्स लिए गए, कुछ तरक्याती ऐसे मंसूबे अहम पाकिस्तान की, जो चाहे वो महमद डैम की बात हो, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जीज़ की जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हैं, फिर ताजिकिस्तान पाकिस्तान जो ट्रांसमिशन लाइन है वो मंसूबा है, तो आपको लगता है कि ये चीज़ें अगर इन पे काम वाकई हो जाए, इम्प्लीमेंट कर सके हुकूमत, इन प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल कर सके, तो ये एक अच्छी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं? देखिए, बात करना बहुत अच्छा है। बात करने को तो मैं भी कहना चाहता हूँ कि मुझे भी एक एयरक्राफ्ट खरीदना है, मुझे भी अब एलिजिबल बैचलर हो तो मुझे भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमना है, तो वो सब बातें करने के लिए है। अब मैं रियलिटी में चेक करूँ ना कि जेब में मेरे साइकिल खरीदने के पैसे नहीं है, अब चार्टर एयरक्राफ्ट खरीदने के ये बातें, इसकी मसला है कि अभी ये K4 का प्रोजेक्ट के लिए कितने सालों से आप सुन रही होगी कि कराची में K4 के लिए पैसे दिए जाएंगे, कोई नहीं आए। अभी दोबारा इन्होंने इनिशिएशन किया है। अभी हमारे वो जो पिछली हुकूमतों ने डैम्स की बातें शुरू की थी, तो डैम कुछ नहीं बने, कोई चीज नहीं है, उसकी अमाउंट का नहीं पता है कि वो किधर है अमाउंट, कि किधर गई, कितनी जमा हुई, कहाँ पर पड़ी है, कुछ भी नहीं पता। अब ये जो बातें होती है ना कि सिर्फ हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा कर देते हैं, तो ये असल में हमें कहीं फोर्स मेजोर ना कर दे। फोर्स मेजोर का मतलब ये होता है कि भाई वो गाना नहीं है अली सेठी का, पसूड़ी में ना डाल दे, तो वो जो है पसूड़ी इसलिए है कि फोर्स मेजोर में जो डिजास्टर्स होते हैं किसी कंट्री के, वो सब डिजास्टर हमारे पास है। हमारे पास स्टॉर्म्स हैं, फ्लड आया, ठीक है, फिर आपका ये आप अगेन वही पॉइंट, अनरेस्ट है। ठीक है, आप उसी पॉइंट की तरफ दोबारा से इशारा करें तो क्विकली डॉक्टर आबिद, वन मोर पॉइंट अगर आप क्विकली बता सके कि क्या कोई जॉइंट वेंचर्स और वो हो सकता है। अच्छा, वो निकल गए हैं हमारे पास से। एहसन साहब, आपकी तरफ आऊँ, क्या आपके ख्याल में क्या ओवरऑल आपका फीडबैक है? पहला रिफ्लेक्शन क्या था जब बजट आया? आपको भी लगा कि इंतखाबी बजट है, बहुत ओवर एम्बिशियस इसमें टारगेट्स और अनाउंसमेंट्स हैं, या आपको लगा कि नहीं राइट डायरेक्शन में है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तंजीला, सबसे पहली जो चीज़ इम्प्रेशन आया बजट से कि रियल इस्टेट सेक्टर ने पुरानी तनख्वाह पे पुरानी नौकरी करनी है। अच्छा। पहला इम्प्रेशन ये था। सेकंड चीज़ ये कि हंसी भी आई कि जो गलती पिछली गवर्नमेंट ने की वही गलती रिपीट हुई, क्योंकि तारिक पाशा साहब, तारिक बाजवा साहब सीजन्ड लोग हैं और अच्छी ग्रिप है रेवेन्यू पे। इनके पास एग्जैक्टली फिगर्स अवेलेबल हैं कि आपने पिछले साल कंस्ट्रक्शन पैकेज जब दिया तो उससे आपको क्या रेवेन्यू जनरेट हुआ और क्या फिगर्स आपने अचीव किए, और आपने इस दफ़ा उस कंस्ट्रक्शन पैकेज में भी रियल एस्टेट को मराहत नहीं मिली थी, इस कंस्ट्रक्शन पैकेज में भी आपने रियल एस्टेट को मराहत नहीं दी हैं। आप पाकिस्तान का मतलब लोगों का बेशक ना सोचें, आप ये देखें कि रियल एस्टेट सेक्टर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है। दो चीज़ें पॉजिटिव हुई हैं कि 236 के फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज आपने वो एग्जेम्प्ट कर दिया है, और उसके बाद जो अंडर सेक्शन 111 जो 50 लाख की लिमिट थी उसको आपने $1 लाख कर दिया है। लेकिन मैं ये इसको थोड़ा सा बेहतर इस वजह से समझता हूँ कि अभी आज बजट प्रेजेंट हुआ है, अभी पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस होगी, और अभी हमारे पास टाइम है 10-12 दिन 15 दिन जिसके अंदर ये बजट पास होना है। फाइनेंस एक्ट की बिल की शेप आएगी और मुझे उम्मीद है कुछ सेंस प्रवेल करेगी और रियल एस्टेट सेक्टर को मराहत देंगे। एक चीज़ जो माइनस की गई, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था डार साहब से, कि कम से कम एटलीस्ट जो पाकिस्तान में इंडिविजुअल होल्डिंग्स में डॉलर पड़ा हुआ है जो कि रफली फिगर 12 से 15 बिलियन का है,
अगर उसको आप बाहर निकालने के लिए एक इंसेंटिव अनाउंस करते कि आपकी स्टॉक मार्केट में या रियल एस्टेट सेक्टर में अगर वो पैसा जाके लगता है तो दोनों साइडों से गवर्नमेंट को रेवेन्यू और टैक्स भी मिलता और पैसा भी वो डॉक्यूमेंट्स होता, बुक्स में वो शो होता। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपने तो खैर रियल एस्टेट सेक्टर की बात की, लेकिन आप कह रहे हैं कि कुछ अच्छी चीज़ें मेरे ख्याल में बिल्डर्स जो है उनको मिली है कुछ मराहत और उनके लिए कुछ ऐलान भी किए गए। अजमल बलोच साहब, आपकी क्या रिएक्शन थी बजट में जिन जिन शोबों में कुछ मराहत को एक्सटेंड किया गया है, कुछ वापस ली गई हैं, आप कैसे देखते हैं आप बजट 2023-24 को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, मैं तो नुमाइंदा हूँ उन ताजरों का जो पूरे मुल्क में 1 करोड़ के लगभग हैं, जो मेरे साथ शटर खोलते हैं और बंद करते हैं जी। अब इन्होंने कहा है जी कि हम नया कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये 9,200 अरब रुपया कहाँ से इकट्ठा करेंगे? मुल्क का कोई इदारा तो मुनाफा बख्श नहीं है, बाहर से कोई पैसे दे नहीं रहा है, उनको तो सब्सिडी भी देनी है जो मुनाफा बख्श नहीं है। ये हमसे इकट्ठे कर रहे हैं। और मुझे दुख की बात ये हुई कि आज ही वज़ीर आज़म साहब जो वफाकी काबीना का बजट के हवाले से इजलास कर रहे थे, उन्होंने पहले एक मुशीर भर्ती किया। उन्होंने कहा जी मैं पहले एक मुशीर और कमी थी, शायद 99 थे, 100 हो गए। तो खुदा के लिए इस मुल्क पर रहम करें कि अगर 100 से ज़्यादा मुशीर वज़ीर होंगे, उनके अखराजात कहाँ से आएंगे? और भाई चाहिए तो ये था, कपड़े बेचने वाली आप बात करते थे, आपको चाहिए था कि आप आज ऐलान करते कि हम साइकिलों पे दफ्तरों में जाएंगे ताकि हर घर का पंखा चले, ये गाड़ियों में पेट्रोल डलता है, ये एयर कंडीशन बंद करते, आप इनकी मराहत बंद करके आप इनकी तनख्वाहें कम करते। कोई 20-20 लाख ले रहा है, कोई 5-5 लाख ले रहा है, और गरीब आदमी के लिए 30,000 भी करना मुश्किल हो रहा है। सही, ये वो चीज़ें हैं। देखिए, बजट ये नहीं होता कि गोरख धंधा आप ऊपर से कुछ नीचे कर दें, कुछ ऊपर कर दें और कहें जी मैंने बड़ा अच्छा बजट पेश कर दिया। एक बात जो मैं 1 साल से एहतजाज में था, उसका डार साहब ने एतराफ़ किया कि हमने जो रकबे की बुनियाद पे टैक्स लगाया था, जो सेल टैक्स लगाया था रकबे की बुनियाद पे, वो हमने आज आपके एहतजाज की वजह से वापस ले लिया है। मेरा सवाल उनसे है कि मेरे एहतजाज से वो तो वापस हो गया, लेकिन FBR के लोगों ने जो नोटिस दे के लोगों को 50-50 हज़ार रुपये वसूल किया है, वो रकम मुझे कौन वापस करेगा? ठीक हो गया। मैं ज़रा एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापस आते हैं जी। बहुत वैलिड ये पॉइंट्स हैं और इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मोतीवाला साहब, बगैर किसी तमहीद के 9,200 अरब रुपए का टैक्स जो है वो हासिल करना है, ये तखमीना है और ये टारगेट है, आपके ख्याल में कर पाएगी हुकूमत? इम्पॉसिबल है जी। मैं अभी आपको बता रहा था कि इतना टैक्स का बोझ 3 जगह पर डाल दिया है फाइलर पर। मेरे को किसी चैनल ने पूछा था कि भाई सबसे खुश कौन होता है ऐसे बजट में? मैंने कहा नॉन टैक्स फाइलर, नॉन फाइलर। ना उसको फिक्र है कि कहाँ हॉस्पिटल कहाँ से उसके पैसे से नहीं बन रहे हैं, उसके पैसे से ना स्कूल बन रहा है, उसके पैसे से ना इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, उसको परवाह ही नहीं है। हमारा फाइनल जो 3 लाख है, उसमें से भी छोटे वाले कॉन्ट्रीब्यूशन का 20 लाख गिन लो, असल तो 10 लाख पर ही है पूरा 24 करोड़। तो ये उस 10 लाख के ऊपर बार बार बोझ डालेंगे तो लास्ट राउंड में फाइनल हो गया, लोग अपने इज्जत से बर्तन देंगे, चले जाएंगे। अभी नहीं, मैं दूसरे मेरे कजन के साथ था जो मोतियाल लेक कहना था, मैंने कहा 90 सेंट का एक पोलो का टैक्स पड़ रहा है बांग्लादेश, हमको $1.42 का पड़ रहा है। अगर ये और कंबोडिया के देख लो, उससे आपको कोई बात ही नहीं है, गूगल आप कर लो, आपको सब चीज मिल जाती है कि भाई कमर्शियल रेट क्या है बांग्लादेश में, इलेक्ट्रिसिटी क्या है या गैस क्या है, आपको हर चीज अब तो अवेलेबल है इंफॉर्मेशन। सब देखते हुए और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतनी बढ़ जाएगी और महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि लोग शायद शट डाउन कर रहे हैं। लेकिन 7 से 8% की जब GDP है ना, तो ये 15 लाख बच्चा जो हर साल आता है मार्केट में जॉब के लिए, वो खप जाता है। पिछले कितने सालों से आप देख लो कि नहीं हुई है। GDP 0.29 हुई, जबकि लास्ट ईयर उन्होंने कहा था 5%। अभी ये कह रहे हैं 3.5, जबकि वर्ल्ड बैंक ने भी बोल दिया कि भाई ये इम्पॉसिबल है, 2 हो जाए तो बड़ी बात।
ठीक है, आप कह रहे हैं कि ना तो ये शरह नमू आप हासिल कर सकते हैं, ना आप ये वाला टैक्स जमा कर सकते हैं। अजमल बलोच साहब, क्या तरीक़ाकार हो सकता है? जो फाइलर है अगर उसी के ऊपर बोझ पड़ता रहेगा और नॉन फाइलर्स आपकी टैक्स एक्ट में शामिल आप करने में नाकाम रहते हैं, तो फिर उसका क्या तरीक़ाकार है? देखिए, हम नाकाम नहीं रहते हैं, ये इदारे का काम है, इदारे का फेलियर है। जी, उसी की बात, इदारे को कह रही हूं मुझे आप। 24 साल हो गए हैं इस ताजर सियासत में। 24 सालों से हम शुरू हुए हैं, 2001 से मैं शुरू है, 99 से, कि भाई जो फाइलर नहीं हैं उनको फाइलर बनाने का तरीक़ाकार इनको हम बताते हैं कि कमर्शियली रजिस्टर्ड हैं वापडा के पास तमाम जो कमर्शियली कारोबार करने वाले लोग हैं कमर्शियल मीटर के साथ। ओ भाई, आप उनको क्यों नहीं नोटिस भेजते? ये उन्हीं को जो ऑलरेडी टैक्स में उन्हीं को जलील करते हैं। उनको कोई अगर हम कह भी दें तो उनसे पैसे लेके फाइल फाड़ देते हैं। जैसे अभी हुआ, मैंने आपको पहले बताया कि जिनको नोटिस भेजे थे ये रकबे की बुनियाद पे और 50-50 हज़ार रुपये वसूल कर लिया इन्होंने, और जिनकी दुकानें सील की, सील करने के 5-5 लाख रुपए जुर्माने आपने किए। मैं पूछना चाहता हूँ वो पैसे कौन वापस करेगा? ये एफबीआर चोरों का गढ़ है। कसम से मैं तो सच बोलता हूँ कि इन्होंने आज तक पैसा खजाने में जाने ही नहीं दिया है। आधा पैसा यहाँ रुक जाता है। अगर हमारे लोग शौकत अजीज़ के वक्त लोगों ने कहा जी कि आप सेल्फ असेसमेंट स्कीम दी 3 गुना हर साल ज़्यादा टैक्स आता था। उन्होंने एतराफ़ किया पीटीवी पे बैठ कर मेरे साथ। बात यह है कि आप लोगों पर एतबार करें। आपने लोगों को निचोड़ने के लिए छोड़ दिए लोग, वो सारा दिन उनकी जेबें काटते हैं। वो ब्लैकमेलिंग कोई अगर ईमानदारी से देना भी चाहे कि मैं देना चाहता हूँ, उसको कहते नहीं फिर तेरा लाख नहीं बनता 5 लाख बनता है, तो डर के मारे फिर चुप हो जाता है। ये वो चीज़ें ठीक करने वाली, जब तक इस मुल्क पे करप्शन पे सजाए मौत नहीं रखेंगे ना, ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता है। वो कैपिटल पनिशमेंट पे तो एक अलग बहस है। हसन साहब, आपके ख्याल में कैसे अचीव हो सकते हैं, और फिर इतना बड़ा तरक्याती बजट देना भी क्या ज़रूरी था? अच्छा, मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा ज़फ़र मोतीवाला साहब से। पिछले साल का जो हदफ था वो 7400 था। जो इन्फ्लेशन है उसके हिसाब से देखा जाए तो 20% उन्होंने एनहांस किया है, 9200। मुझे लगता है कि एफबीआर ये टारगेट अचीव कर जाएगा, और इस दफ़ा थोड़ी सी कुछ सेंस प्रवेल करेगी। नॉन फाइलर्स को जो अजमल साहब ने अभी मैकेनिज़्म बताया है, शायद ये लोग उस मैकेनिज्म पे जाएं, वापडा के मीटर। नहीं, अजमल साहब भी कह रहे नहीं करेंगे। नहीं, ये मैं 24 साल से कह रहा हूँ, नहीं जाते हैं उस तरफ। इस मैकेनिज्म पे जाना पड़ेगा। और मेरी एक और रिक्वेस्ट है, वो ये कि आप मैं जितने फाइलर हैं, खुदारा उनको तो इस अजाब से बाहर निकाल लें कि एक जो नॉन फाइलर है वो भी वही टैक्स पे कर रहा है, और मैं टैक्स भी पे कर रहा हूँ और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी पे कर रहा हूँ। तो हमें रिलीफ दें। आप नॉन फाइलर्स के ऊपर बर्डन शिफ्ट करें, जैसे आपको आईएमएफ कहता है कि भाई आपका ये डेट है, इसको डिवाइड कर दें, और हम आपसे ये मतलब सारी दुनिया में टैक्स ना देने वाले को सजा होती है या टैक्स देने वाले को होती है? मोतीवाला साहब, लास्ट कमेंट आपका। जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन के हिसाब से उन्होंने फिगर्स रखे हैं, लेकिन आप ये याद रखिएगा कि अभी ये इन्फ्लेशन की कहानी अभी मुकी नहीं है, अभी पिक्चर और बाकी है। अभी ये इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। तो ये अचीवेबल इसलिए नहीं है कि लास्ट ईयर भी लोगों को होप थी कि अपना ये हालात सही होंगे, वो वर्स्ट हुए ना। तो जब वर्स्ट होते हैं ना तो लोग एक रेबल हो जाते हैं। रेबल इन द सेंस कि वो इकोनॉमिकल तकलीफें देख देख कर वो कहते हैं यार अब चलो, जैसे हमको अभी रास्ते में कई मरतबा मोटर व्हीकल के टैक्स वाले पकड़ते हैं, तो एक ने बोला कि सर ये आपने 2 महीने का नहीं पड़ा है तो अभी आप थाने चले। मैंने कहा चलो यार, चलो आप चल सकते हैं थाने, चलो तुम्हारे लिए शौक भी पूरे कर दो। तो लोग है ना इस तरह खा रहे हैं। बहुत शुक्रिया ज़फ़र मोतीवाला साहब। वक्त ख़त्म हो गया। एहसन मलिक साहब, अजमल बलोच साहब और आबिद सुलैरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। जी, एक जो नुक्ता रह गया वो IMF से जो रकम आनी है उसकी उम्मीद भी इस बजट डॉक्यूमेंट का हिस्सा है। वो रकम कब तक आएगी उस पर एनालिसिस आपके सामने कल रखेंगे। आज के लिए इतने, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।